मदरसे लगा कौन है? आवाज़ हो है? जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आवाज़ आ रही है आप लोगों को? अच्छा, ठीक है। और कौन सा मदरसा है? जो मदरसे ज्वाइन हैं वो अपना कैमरा ऑन रखें। भाई एसी कम कर दो, ये रिमोट दे दो इधर को। फैन तेज हो रहा है इसका। जी, खैरियत से हैं आप लोग? आज हमारा सब्जेक्ट है हिस्ट्री का, जिसमें हमारा चल रहा था लेसन नंबर 10। मुग़ल हुकूमत के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो क्या क्या पढ़ा था अभी तक हमने मुग़ल हुकूमत के बारे में? मुग़ल हुकूमत का क़याम किसने किया था, मालूम है? जी, बाबर, अकबर, हुमायूं। मुग़ल हुकूमत का क़याम किसने किया था? पहला बादशाह कौन था? बताइए भाई, पिछले से क्लास में पूरा पढ़ाया था। आप नहीं थे पिछली क्लास में? थे? कुछ याद है पिछली क्लास का? कॉपी पेन लेके बैठते हो आप लोग? और बाकी स्टूडेंट्स कहाँ हैं? कितने दाखिले हैं आपके यहाँ 12th क्लास में? तो आप लोग बैठ रहे हो, पेन है आपके पास? कॉपी? कुछ लिखते हो क्लास में बैठ के, ऐसे ही बैठे रहते हो, सुन के चले जाते हो? पिछली क्लास में क्या नोट किया था, दिखाना ज़रा। कुछ लिखा था पिछली क्लास में? इतनी सारी चीज़ें बताई थी मैंने लिखने के लिए। कुछ लिखा था आपने? नहीं लिखा? क्यों नहीं लिखा? अभी कॉपी है आपके पास? कॉपी लेकर आइए, या फिर कॉपी नहीं है तो एक कॉपी, एक दो कॉपी होंगी, और पेज ले आइए उसके। जल्दी जाइए। ये सिर्फ क्लास में आके लेक्चर सुन के कुछ फ़ायदा थोड़ी, जब तक कुछ चीज़ें आपके दिमाग में नहीं बैठेंगी, याद नहीं रहेंगी, तो कुछ फ़ायदा नहीं है। जल्दी जाइए, सबके पास कॉपी होनी चाहिए। क्लास शुरू नहीं होगी जब तक सबके पास कॉपी नहीं होगी। और दिखाना मदरसा कौन सा है। मदरसा खलीलिया वाले, जल्दी कॉपी पेन लेकर आइए। लगाना इनको कौन है? माइक ऑन करो इनके। जामिया मोहम्मदिया कासिमुल उलूम, महमूद नगर, पूंछ, कश्मीर से हैं आप लोग? माइक ऑन कीजिए। पहली बार ज्वाइन किया आपने तो? मोहम्मदिया कासिमुल उलूम। आपकी स्क्रीन पे एक ऑप्शन आ रहा होगा अनम्यूट का, उस पर क्लिक कीजिए। चलिए, इन्हें टाइम लगेगा, अभी दूसरा मदरसा लगाइए। और अनम्यूट मत कीजिएगा उनको, ऐसे ही लगाइए स्क्रीन पे। हाँ, यहाँ तो है। आप लोगों ने सबने नोट किया था फातिमतुज़ ज़हरा मोहम्मदपुर। दिखाइए पिछली क्लास में क्या क्या नोट किया था आपने कॉपी में। हाँ जी, मुगल हुकूमत का जो बानी था वो कौन था? ए बी सी, तीन ऑप्शन है आपके पास, या फिर आप बोल दीजिए 1 2 3। किसने कायम किया था मुगल हुकूमत का? एक, दो या तीन? जी, मोहम्मदपुर। ऐसी बताइए।
1, 2 और 3 नहीं, एक बच्चा बता रहा है बस। बाबर ने, हुमायूं के लिए कौन कौन हाथ उठा रहा है? कोई नहीं। अकबर जी, सभी के पास आ गई कॉपी। बाबर, अच्छा, कब कयाम किया था, कौन से सन में? 1526। किसको हराया था? इब्राहिम लोदी। कौन सी लड़ाई हुई थी, कहाँ पे हुई थी, जगह का नाम? पानीपत की पहली लड़ाई। हाँ, तो ये चीजें जो है नोट करने वाली हैं और काफी इंपॉर्टेंट है ये। अगर यही पता नहीं होगा कि मुगल हुकूमत का कयाम कब हुआ, किसने किया, तो पूरा चैप्टर ही सुनना बेकार है आपका। तो चैप्टर का नाम ही क्या है? मुगल हुकूमत का कयाम, यही चैप्टर का नाम है। ठीक है नहीं? तो एक बार रिकैप कर देते हैं हम। पिछले लेसन में हमने पिछली क्लास में क्या क्या देखा था, एक बार दोबारा से माइंड में रिफ्रेश हो जाएगा, आपने क्या क्या पढ़ा था उसमें। तो देखिए, उससे पहले चैप्टर में हमारे पास थी दिल्ली सल्तनत, और दिल्ली सल्तनत का आखिरी जो आपका खानदान था वो था लोधी खानदान, और उसके आखिरी जो बादशाह था वो कौन था? इब्राहिम लोधी। ठीक है, तो इब्राहिम लोधी को हराया था बाबर ने। बाबर कहां से आया था, जल्दी बताइए। ये रहा बाबर की आमद 1526 से 1530। 1526 में इब्राहिम लोधी से लड़ते हैं ये, इब्राहिम लोधी को हराते हैं पानीपत की पहली लड़ाई में। ठीक है, और अपना थोड़ा साम्राज्य बढ़ाते हैं। 1530 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इसके बाद इनके बेटे होते हैं हुमायूं। हुमायूं यहाँ हुकूमत करते हैं 1530 से 1540, 10 साल। और लेकिन बीच में कौन आ जाते हैं फिर इनको हराने? शेरशाह। शेरशाह सूरी जो बिहार के सहसराम के रहने वाले थे, 2 जगह इनको हराते हैं, और यहां से हुमायूं भागकर वापस चले जाते हैं काबुल, अफगानिस्तान। ठीक है, और 1540 से 1555 तक किसकी हुकूमत रहती है? सूरी खानदान की। ठीक है, और फिर 1556 में हुमायूं वापस आते हैं। दूसरी अफगान सल्तनत तो थी हमारी शेरशाह सूरी की, जो 1540 से 1555 तक चली थी, 15 साल। और इनके 2-3 काम, इनकी जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो ये पॉइंट मैंने आपको बोले थे, ये पॉइंट आप याद रखिएगा शेरशाह सूरी के। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अकबर आ जाते हैं। लेकिन शेरशाह सूरी को के लास्ट में 1553 में इनका इंतकाल होता है, जो दूसरे इनके शहनशाह थे। ठीक है, और हुमायूं वापस आ जाता है 1555 में, और 1556 में इनकी मौत हो जाती है लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर। किसकी? हुमायूं की। इसके बाद आते हैं अकबर, ये भी हमने पढ़ा था। ठीक है, अकबर के जमाने में मुगल सल्तनत सबसे ज्यादा वसी तो नहीं कहूंगा, लेकिन सबसे ज्यादा फली फूली थी। अकबर ने क्या रणनीतियां अपनाई थी? इसने जो दूसरे राजा थे, जो दूसरी बादशाहतें थी, उनसे लड़ाई भी की, और कुछ जो राजा थे उनसे अज़दवाजी रिश्ते भी कायम किए थे। जैसे कि राजस्थान का हम इलाका देखें तो राजपूतों से काफी इन्होंने, राजपूतों के यहाँ शादियां भी की थी, और बाकी जो लोग थे। लेकिन एक नाम आता है यहाँ, महाराणा प्रताप, जिन्होंने इनकी हुक्मरानी कबूल नहीं की थी और ना ही हार मानी थी। यहां तक हम आ चुके थे। ठीक है, इसके बाद इनकी जो गुजरात, बिहार और बंगाल जो अफगानी इलाके थे, यहां भी इन्होंने अपना इख्तिदार कायम किया। और लास्ट में आता है पंजाब और शुमाल मगरिब। ये किसकी बात चल रही है अभी तक? अकबर की। पंजाब में मिर्जा हकीम अकबर के लिए मसले खड़े कर रहा था। पंजाब में कौन था यहां गवर्नर? मिर्जा हकीम। ठीक है, उसने लाहौर पर हमला करते थे। हकीम मिर्जा को तवक्को थी कि मुतअद्दिद मुगल अहदेदार उसके साथ शामिल होंगे, लेकिन किसी बड़े ग्रुप ने उसके साथ शुमालियत इख्तियार नहीं की। अकबर ने खुद लाहौर को जनिब रवाना होने का फैसला किया। हकीम मिर्जा फौरी पसपा हुआ, और अकबर ने उस तरह पूरे खत्ते पर तसल्लुत इख्तियार कर लिया, यानी
लाहौर पर भी हुकूमत कायम हो चुकी थी इनकी, ठीक है। और अकबर ने काबुल की जिम्मेदारी लाहौर के बाद शुमाल मगरिब में पहुंचे और वहां काबुल पे भी इन्होंने अपनी फतह हासिल की। काबुल कहाँ है आजकल? आपका अफगानिस्तान में। और काबुल की जिम्मेदारी अपनी बहन बख्तुन्निसा बेगम को सौंपी। बाद में राजा मान सिंह को काबुल का गवर्नर मुकर्रर किया। ये नाम याद रखिए, राजा मान सिंह। अकबर ने जो अपने बड़े बड़े ओहदे दिए थे ना, और जो राजस्थान से जैसे संधि की थी, तो कई लोगों को, जो दूसरे राजा थे, उनको बहुत बड़े ओहदे भी दिए थे अकबर ने अपने साथ शामिल करने के लिए। जैसे यहाँ एक आपने नाम सुना, जो काबुल की जो जिम्मेदारी है वो राजा मान सिंह को इन्होंने सौंप दी थी, ठीक है। शुमाल मगरबी खित्ते में एक और अहम पेशरफ्त रोशनाई की बगावत की थी, जिसने काबुल और हिंदुस्तान के दरमियान शाहराह पर कब्जा कर लिया था। रोशनाई एक फिरका था जिसे एक फौजी ने कायम किया था, जिसे खित्ते में पीर रोशनाई के तौर पर जाना जाता था। उसका बेटा जलाला इस फिरके का सरबराह था और पैरोकारों की तादाद काफ़ी थी। इसको कुचलने के लिए भी, मुगल इख्तिदार कायम करने के लिए एक मजबूत फौज के कमांडर की हैसियत से जैन खां की तकर्री की, मतलब दूसरे कमांडर भेजे अकबर ने। सैयद खां गाखर और राजा बीरबल को भी जैन खां की मदद के लिए अलहदा फौज के साथ भेजा गया। एक ऐसी ही कार्रवाई में बीरबल अपने ज्यादातर फौजियों के साथ मारा गया। अपने मोतबर दोस्त बीरबल की मौत पर वो काफी मुस्तरब हुआ। उसने राजा टोडरमल और राजा मान सिंह को बागियों को कुचलने की जिम्मेदारी सौंपी और वो रोशनाइयों को हराने में कामयाब हुए। रोशनाई थे, ये भी एक फिरका था जिन्होंने बाकायदा सड़क पर कब्जा कर लिया था और वहां से लोगों को आने जाने नहीं देते थे, और उस खित्ते पर अपनी हुकूमत के लिए वहां उन्होंने बगावत की थी। लेकिन यहां आपने 2-3 नाम सुने, राजा बीरबल, टोडरमल और राजा मान सिंह। आपने काफी किस्से सुने होंगे अकबर और बीरबल के। तो बीरबल जो थे वो काफी करीबी थे अकबर के। इनके जो 9 रतन होते थे इनके दरबार में, उनमें से एक इनका नाम होता था राजा बीरबल का और टोडरमल का, ठीक है। और लास्ट में जो गवर्नर थे काबुल के, राजा मान सिंह, उन्हीं को जिम्मेदारी सौंपी और उन्होंने रोशनाई फिरके को हराया। अकबर कश्मीर पर फतह हासिल करने के लिए एक लंबे वक्त से नजरें गड़ाए हुए थे। 1586 में उसे मुगल सल्तनत में शामिल कर लिया गया। तो कश्मीर जो है वो मुगल सल्तनत में कब शामिल हुआ? 1586 ईस्वी में। फौरन नोट कर लीजिए, कश्मीर मुगल सल्तनत में कब आया? 1586, ठीक है। 1590 में अकबर ने खान खाना को मुल्तान का गवर्नर मुकर्रर किया और इस खित्ते के कबीले बलोचियों को ज़ैर करने के लिए और पूरे इलाके पर कब्जा करने के लिए कहा, ठीक है। पहले थट को मिला लिया गया और मुल्तान के सूबे में सरकार के ज़ुमरे में रखा गया। आसपास के इलाकों में बलूचियों के साथ तसादुम जारी रहा। आखिरकार 1595 तक शुमाल मगरिब खित्ते पर मुगलों को पूरी बालादस्ती कायम हो गई। इसका मतलब है कि अब ये कश्मीर से लेकर और इधर काबुल और बलूचिस्तान के इलाके तक मुगल सल्तनत फैल चुकी थी। अब ये तो होगी शुमाल की बात। अब हम चलते हैं साउथ इंडिया की तरफ। दक्कन में मुगल सल्तनत कहाँ तक फैली थी अकबर के ज़माने में? 1590 के बाद अकबर ने मुगल इक़्तिदार के मातहत उन रियासतों को लाने की एक दक्कन पॉलिसी वज़ह की। एक साउथ पॉलिसी इन्होंने शुरू की अकबर ने, जो दक्कन के जो जितने भी हुकूमतें थीं उनको अपने इक़्तिदार में लाने के लिए। इसी अहद में दक्कन रियासती दाखिली तनाव और मुख्तलिफ तसादुम का सामना कर रही थी। 1591 में अकबर ने दक्कन रियासतों से मुगल इक़्तिदार तस्लीम करने की तजवीज़ पेश की। वही जो पॉलिसी क्या होती है भाई, पहले एक पर्चा भेजेंगे, भाई हमारी हुकूमत मंजूर कर लीजिए, हमारे अंडर काम कर दीजिए। वो अगर नहीं मानते हैं तो उसके बाद तो फिर फौज भेजेंगे। यही बात होती है, पहले प्यार से मनवाओ, नहीं मानते हैं तो फिर फौज भेजो, यही होता था। तो साउथ के जो रियासत थी उन्होंने भी उनके लिए भी यही तजवीज़ पेश की उन्होंने, ठीक है। लेकिन इससे कोई खास कामयाबी मिली नहीं, बातों से वो लोग नहीं माने। अब अकबर ने हमला करने की पॉलिसी के बारे में फैसला किया। पहली फौजी मुहिम शहजादा मुराद और अब्दुर्रहीम खान खाना, शहजादा मुराद अकबर का बेटा और अब्दुर्रहीम खान खाना, इनकी सरबराही में पहला फौजी दस्ता रवाना किया गया साउथ की तरफ। 95 में मुगल अफवाज ने अहमदनगर पर हमला किया। अहमदनगर भी साउथ में है, ठीक है। इसकी हुक्मरान चांद बीबी ने मुगलों का सामना करने का फैसला किया। अहमदनगर की हुक्मरान कौन थी? चांद बीबी, ठीक है। इसने बीजापुर के इब्राहिम आदिल शाह को और गोलकुंडा के कुतुब शाह से मदद तलब की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली।
अब साउथ की जो रियासतें यहाँ आपने 3 सुनी, तीनों के जो उस टाइम हुक्मरान थे उनके नाम याद रख लीजिए। जैसे अहमदनगर, यहाँ के हुक्मरान कौन थी? चांद बीबी। फिर आया बीजापुर, यहाँ के हुक्मरान कौन थे? इब्राहिम आदिल शाह। और गोलकुंडा, यहाँ के कौन थे? कुतुब शाह। ठीक है, यहां चांद बीबी से जंग होती है, दोनों तरफ जबरदस्त नुकसान हो और आखिर में एक मुआहदा के तहत चांद बीबी ने बरार का इलाका मुगलों के हवाले कर दिया। लास्ट में जब कोई रिजल्ट नहीं मिला तो एक मुआहदा किया गया कि भाई ये इलाका आपका हो जाएगा और यहां मेरी हुकूमत रहेगी। ठीक है, यानी बरार एक इलाके का नाम है, उसको मुगल को सौंप दिया, लेकिन कुछ टाइम बाद ही वापस लेने के लिए चांद बीबी ने फिर से हमला किया। इस मुकाम पर निजाम शाही, कुतुब शाही और आदिल शाही अफवाज ने और एक मुश्तरका महाज बनाने का फैसला लगा। अब ये तीनों जो हुक्मरान थे, तीनों एक साथ आ चुके हैं यहाँ चांद बीबी के साथ मुगल सल्तनत के खिलाफ लड़ने के लिए। मुगलों को भारी नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन वह अपनी पोजीशन बनाए रख सके। इसी दौरान मुराद और खान खाना के दरमियान शदीद इख्तलाफात की बना पर मुगलों की पोजीशन कमजोर हो गई। जो 2 लीडर बनाकर भेजे थे अकबर ने, मुराद और खान खाना, उनको आपस में ही उनकी नहीं बन पाई। ठीक है, इसलिए अकबर ने खान खाना को वापस बुला लिया और फिर भेजा अबुल फजल को। शहजादा मुराद की मौत के बाद 1598 में शहजादा मुराद की मौत हो जाती है। उसके बाद शहजादा दानियाल और खान खाना को दक्कन भेजा गया, अहमदनगर पर कब्जा कर लिया गया 1598 में। ठीक है, इसके बाद असीरगढ़ और दूसरे खित्तों पर भी फतेह हासिल कर ली गई। बीजापुर के जो आदिल शाह थे उन्होंने अपनी इताअत की ख्वाहिश की और शहजादा दानियाल के साथ अपनी बेटी की शादी की तजवीज़ पेश की। यही होता था कि भाई अगर रिक्वेस्ट नहीं मान ले तो जो अज़दवाजी रिश्ते वो कायम कर लिए जाते थे। इसी दौरान चांद बीबी का इंतकाल हो जाता है और अब दक्कन के मुगल इलाकों में असीरगढ़, ब्रह्मपुर, अहमदनगर और बरार भी शामिल हो गए। ये इलाके अब मुगल सल्तनत के अंडर आ जाते हैं। ठीक है, इलाके की तोसी के साथ अकबर ने मुगल तबका इमरा में छोटे सरदारों को शामिल करने की पहल की। मुगल बादशाह नई फतूहात के लिए छोटे सरदारों उनकी अफवाज की हिमायत हासिल करने में कामयाब रहे। ठीक है, इसके अलावा उनको जागीर और मनसब भी हासिल हुए। अक्सर वो अपनी मुमलकतों की निस्बत बड़े जागीर के इलाके हासिल कर लेते थे, इससे उन्हें दुश्मनों और बागियों से तहफ़्फ़ुज़ और सलामती मिलती थी। ये देखिए मैप तो आपको नहीं दिखाई दे रहा यहाँ क्लियर, लेकिन एक बार हम इस मैप को देखेंगे अकबर के टाइम पीरियड में कहाँ तक फैला हुआ था मुगल इलाका। अकबर के मातहत इलाकाई तोसी ने मुगल सल्तनत को एक मुअय्यन शक्ल दी। जहाँ तक इलाकाई तोसी का सवाल है, अकबर के बाद मुगल सल्तनत में कोई ख़ास इलाका नहीं शामिल किया गया। शाहजहां और औरंगजेब के दौरे हुकूमत में दक्कन और शुमाल मशरक़ी हिंदुस्तान के कुछ इलाके शामिल किए गए थे। यानी जितना वसी होना था वो अकबर के ज़माने में हो चुका था। देखिए अकबर बादशाह बन गया था 13 साल की उम्र में ही, आपको याद होगा। तो इसके पास काफ़ी लंबा वक्त था और काफ़ी लंबे वक्त तक इसने हुकूमत की और अपना पूरा एरिया इसने बढ़ाया अच्छी तरह से। यहाँ लिखा है कि इसके बाद इसके जो रियासत है इसमें तोसी नहीं हो पाई, लेकिन औरंगजेब, शाहजहां और औरंगजेब, ज़्यादा औरंगजेब के टाइम में दक्कन के जो कुछ इलाके हैं उनको फतेह किया गया और औरंगजेब के टाइम पीरियड में मुगल सल्तनत की रियासत में काफ़ी वसी हुई। एक बार हम देख लेते हैं अकबर का जो आपका मैप मैं आपको दिखा देता हूं अकबर के टाइम पीरियड का। ये मैप देखिए आप, ये देखिए 1525 शुरू में 1525 में बाबर यहां था, इस इलाके में जो नीली लाइन आपको दिखाई दे रही है ना, इस एरिया में थे। हिंदू की इसकी पढ़ाई आपकी पहाड़ियां थी, अफगानिस्तान का इलाका था और ये लाहौर तक भी आ चुका था 1525 तक।
1526 में फिर आता है वो दिल्ली के करीब पानीपत, ठीक है। और फिर अगर हम बात करें तो अकबर की जो 1600 ईस्वी के आसपास 1590, 1595 और 1600 ईस्वी तक जो एरिया फैल चुका था, अभी हमने पढ़ा था कि कश्मीर भी अकबर के एम्पायर के अंडर आ चुका था और इधर काबुल तक। और साउथ में देखें तो हम जो अब का बॉम्बे का इलाका है यहां तक जो हमने सुना पढ़ा, अहमदनगर, गोलकुंडा, इस इलाके तक अकबर का जो पीला वाला एरिया आपको दिखाई दे रहा है सारा, इसमें आज के शहर शामिल हैं, दिल्ली, आगरा, सूरत, बनारस। और इधर हम और इधर जाएं आपका मशरिक की तरफ तो ढाका का जो इलाका है बांग्लादेश का, वहां तक अकबर की रियासत फैल चुकी थी। लेकिन इसके बाद 1707 ईस्वी में औरंगजेब, इनके जरिए साउथ में काफी ज्यादा तोसी हुई होती है इस रियासत में। और साउथ का जो आपका हैदराबाद वाला और मद्रास वाला जो इलाका है ये पूरा मुगलिया सल्तनत में शामिल हो जाता है। तो जो आप येलो एरिया देख रहे हैं ये है अकबर के टाइम पीरियड का, और इसमें जो बाकी जुड़ता है एरिया आप रेड कलर में देख रहे हैं, औरंगजेब के जरिए ये साउथ वाला पार्ट जोड़ा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकबर के बाद आते हैं कौन? जहांगीर। जहांगीर ने जो अकबर ने जो दक्कन की पॉलिसी शुरू की थी कि दक्कन में हमें अपनी रियासत बढ़ानी है, उसको जारी रखा। लेकिन इसके सामने काफी मसाइल खड़े हुए। खुर्रम की बगावत के सबब वो उस नाजुक मरहले में कोई खास तवज्जो नहीं दे सका। इसके अलावा मुगल अमरा भी इसकी साजिश रचते थे इसके खिलाफ। पहले 3 साल में दक्कन ने निस्फ, बालाघाट और अहमदनगर के मुतअद्दिद अजला को दोबारा हासिल कर लिया। तो ये साउथ के जो बॉर्डर वाले इलाके हैं ये कभी इस एम्पायर में आ जाते थे और कभी निकल जाते थे, इनको हार जाते थे। क्यों होता था ऐसा? देखिए इनकी राजधानी क्या थी? आगरा और दिल्ली, और वहां से कंट्रोल रखना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता था क्योंकि काफी साउथ में ये एरिया पड़ता था, ठीक है। मलिक अंबर अहम हुक्मरान था जो मुगल फौज को हराने और बरार, बालाघाट और अहमदनगर के कुछ इलाकों पर कब्जा करने में कामयाब रहा। मुगलों ने इनको फिर कंट्रोल करना हासिल करने में कामयाब नहीं हो सके। इसी दरमियान शाहजहां ने अपने वालिद के खिलाफ बगावत की और मलिक अंबर से दोस्ती कर ली। अब देखिए शाहजहां आते हैं यहां पिक्चर में। शाहजहां कौन थे? जहांगीर के बेटे, ठीक है। अभी अपने वालिद के खिलाफ ही बगावत कर देते हैं और मलिक अंबर से मिल जाते हैं। मलिक अंबर ने अहमदनगर पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन वहां नाकाम होने के बाद उसने आदिल शाह से शोलापुर छीन लिया और शाहजहां के साथ इत्तेहाद करके बरबानपुर पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। जब जहांगीर और शाहजहां के दरमियान सुलह हुई, दोनों बाप बेटों के दरमियान सुलह हुई, तो मलिक अंबर भी माइल बसुलह हो गया। मलिक अंबर का इंतकाल 1627 में हुआ और फतेह खां मुमलिकत के वकील और पेशवा की हैसियत से तख्त नशीन हुआ। चलिए इसके टाइम पीरियड में साउथ में कोई इलाके में इजाफा नहीं होता है। जहांगीर का जो, अगर मैं आपको बताऊं जहांगीर का जो टाइम पीरियड, देखिए अकबर जो है वो तोसी करके चला गया, पूरी हुकूमत बना के देकर चला गया जहांगीर को। और जब ये बादशाह बना इसकी उम्र भी ज्यादा थी, तो इसकी जो ज्यादातर रुचि थी जहांगीर की, जो आर्ट्स थी, चित्रकारी, बागबानी, इस तरह की जो कलाएं थी उनमें ज्यादा इसकी रुचि थी जहांगीर की, ठीक है। तो इसके टाइम पीरियड में वैसी तोसी आपको इमारत वगैरह इतनी ज्यादा नहीं देखने को मिलेंगी, लेकिन इसके टाइम की जो चित्रकारी है और बाकी जो कलाएं हैं, कलमकारी है, और जो बागात बनाते थे ये लोग, शिकार करते थे, इसमें ज्यादा इनकी अहमियत देखी जाती है जहांगीर की, ठीक है। और राजपाट के जो मामले थे उनमें ज्यादा इतनी अहमियत नहीं थी। लेकिन इसके बाद जो इनके बेटे आते हैं शाहजहां, इनका नाम तो आपने सुना ही होगा। ये फेमस थे अपने आर्किटेक्ट्स के लिए और जो इमारतें बनवाते थे उसके लिए काफी मशहूर है शाहजहां। जहांगीर की वफात और शाहजहां की ताजपोशी के दरमियान की मुद्दत में दक्कन का मुगल गवर्नर खान जहां लोधी ने वक्त की जरूरत के लिहाज से मदद को यकीनी बनाने के इरादे से बालाघाट निजाम शाह को हत्या कर दिया। ताजपोशी के बाद शाहजहां ने शाहजहां लोधी को उसे दोबारा हासिल करने का हुक्म दिया, लेकिन वो इस सिलसिले में नाकाम रहा।
शाहजहां ने उसे दरबार में बुलाया। खानजहां दुश्मन और बागी हो गया था। उसने निजाम शाह की यहाँ पनाह ली। उसने शाहजहां के गुस्से को भड़का दिया और उसने दक्कन रियासतों के तई जारहाना पॉलिसी अपनाने का फैसला किया। शाहजहां का खास वास्ता दक्कन की खोई सल्तनतों की बाजियाबी थी। वो अहमदनगर की आज़ादी को दक्कन में मुगल इख्तिदार की राह में रुकावट समझता था। अहमदनगर काफ़ी अहम शहर था साउथ में। उसने अहमदनगर को अलग थलग करने का फैसला किया और बीजापुर और मराठा की तायद हासिल करनी चाहिए। यहाँ एक और पावर थी साउथ में, मराठा, जो महाराष्ट्र के एरिया में थी। वह इस सिलसिले में कामयाब था। मलिक अंबर का बेटा फतेह खान ने भी मुगलों के साथ सुलह की। अब महाबत खां को दक्कन का गवर्नर मुकर्रर किया, लेकिन दक्कन रियासतों के साथ तसादुम जारी रहा। बीजापुर के साथ मुआहदे के अहम नुकात थे। बीजापुर के साथ इन्होंने मुआहदे किया था कि आदिल शाह ने मुगल हुक्म फरमाई को कबूल कर लिया। 20 लाख रुपए ताउन के तौर पर अदा करना था। गोलकुंडा के मामलात में मुदाखलत नहीं करनी थी। इसके कम से कम 4 पॉइंट आपको याद रखने होंगे। बीजापुर की जो मुआहदा हुआ उसके 4 अहम नुकात क्या थे। पहले, आदिल शाह ने अपनी हुक्मरानी उनकी तस्लीम कर ली, मुगल हुकूमत, ठीक है, और 20 लाख रुपए सालाना अदा करने का, उसको मुगल हुकूमत को देने का था 20 लाख रुपए। और गोलकुंडा के मामलात में कोई मुदाखलत नहीं करनी थी बीजापुर को, ठीक है। और एक आप ये याद रख सकते हैं, गोलकुंडा 2 लाख हून सालाना मुगलों को अदा करने पर मुत्तफिक हुआ, ठीक है। जो छोटे छोटे 4 पॉइंट है वो इसमें आप याद रख सकते हैं। और इस तरह से एक मुआहदे के बाद दक्कन का जो हम लड़ाई देख रहे हैं, जो तसादुम देख रहे हैं, ये खत्म होता है और मुगलों ने जनूबी हिंदुस्तान के काफी बड़े हिस्सों तक अपना गलबा कायम कर लिया था। अब शाहजहां ने औरंगजेब को दक्कन की मुमलिकतों को फतह करने और मिलाने के लिए कहा। अब आ जाते हैं कौन? औरंगजेब। बाद मौरखीन की दलील है कि पॉलिसी में इस तब्दील का मकसद मुगलों के लिए दक्कन रियासतों के वसाइल का भरपूर इस्तेमाल था। ताहम इस तब्दीली से मुगल सल्तनत को बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ और मुस्तकबिल के लिए ज़्यादा मसाइल पैदा हो गए। देखिए, औरंगजेब की जो साउथ पॉलिसी थी, इसने इतने सारे साउथ के जो रियासतें थी ये क्यों जीती? क्योंकि इनके जो वालिद साहब थे शाहजहां ने, इनको यही ड्यूटी दी कि आप जो साउथ की जो रियासतें हैं वहाँ काम कीजिए और नई रियासतें हुकूमत के अंडर लाइए, ठीक है। तो शुरू से ही औरंगजेब लड़ते रहे साउथ में, दक्कन में शुरू से ही ये लड़ते रहे। ये देखिए औरंगजेब के बारे में पढ़ते हैं हम। औरंगजेब दक्कन के तई जारहाना पॉलिसी में यकीन रखता था। प्रोफेसर सतीश चंद्र ने दक्कन रियासतों के तई अपनी पॉलिसी में 3 नुमाया मराहिल की शनाख्त की है। ये कौन है? सतीश चंद्र आगे, ये एक हिस्टोरियन है जो इन्होंने इनका मुताला किया है औरंगजेब का, ठीक है। ये देखिए 3 मराहिल, जो औरंगजेब की दक्कन पॉलिसी है उसको 3 मराहिल में इन्होंने बांटा है। पहला 1658 से 1668 10 साल, इसके बाद 1668 से 1684 और तीसरा मरहला 1684 से 1687 ईस्वी तक। पहले मरहले में किन एरिया पर तवज्जो दी? कल्याणी, बीदर और बीजापुर, ये 3 इलाका, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा मरहला आता है 1668 से 1684, इसमें क्या हुआ? बीजापुर के आदिल शाह की मौत उनकी हो चुकी थी और शिवाजी की ताकत बढ़ने लगी थी। गोलकुंडा इंतजामिया पर 2 भाइयों अखाना और मदाना मुगल पॉलिसी पर असरअंदाज होने लगे। गोलकुंडा ने शिवाजी और बीजापुर के साथ एक इत्तेहाद वज़ा करने की कोशिश की। मराठों को अपने साथ मिलाने और औरंगजेब की कोशिश बहुत कामयाब नहीं थी। पहली पॉलिसी में इन्होंने क्या किया था? मराठों के खिलाफ दक्कन रियासतों की मदद को यकीनी बनाने की कोशिश की गई थी, ठीक है, लेकिन ये इसमें सफल नहीं हो पाए थे। औरंगजेब का झुकाव दक्कन रियासतों को मिलाने की तरफ नहीं था, बल्कि उनको जीतने का था अलग अलग करके। तीसरा मरहला देखते हैं 1687, 3 साल का मरहला है। इसमें औरंगजेब ने दक्कन रियासतों को सीधे सीधे मल्हक करने की पॉलिसी इख्तियार की। औरंगजेब ने ज़ाती तौर पर बीजापुर के मुहासरे की निगरानी की। 1687 में बीजापुर और गोलकुंडा के साथ कर्नाटक के इलाके को मुगल सल्तनत में शामिल कर लिया गया। आपका बीजापुर और गोलकुंडा, ये 2 इलाके कर्नाटक के यहाँ शामिल हो जाते हैं मुगल सल्तनत में। 1687 से 1707 तक मराठों के साथ तसादुम जारी रहता है। औरंगजेब ने
अपना ज़्यादा वक्त दक्कन में गुजारा और खित्ते को मुगल इक़्तिदार के तहत रखने में कामयाब हो सका। लेकिन 1707 में फिर इनकी इंतकाल हो जाता है। कहाँ हुआ? औरंगाबाद। औरंगजेब के इंतकाल के बाद उन्होंने आज़ादी का फिर दावा किए और थोड़े ही अरसे में कामयाब भी हुए। तो 1707 ईस्वी में यहाँ औरंगजेब का इंतकाल हो जाता है। औरंगजेब औरंगाबाद में ही शायद इनका वो भी है, यहीं शायद इनको दफनाया गया था, औरंगाबाद के अंदर ही। ठीक है। और इसके बाद के जो राजा हैं मुगल सल्तनत के, वो इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं थे। इस वजह से जो पावरफुल आपने जो पढ़े हैं 3-4 सिर्फ वही बादशाह पढ़े हैं। लेकिन अगर हम इनकी लिस्ट देखें मुगल बादशाहों की तो काफ़ी लंबी जाती है। यहां देखिए 1707, ठीक है, 1707 लास्ट आपकी किताब में दिया गया है औरंगजेब के बारे में। यहाँ इनका इंतकाल हो जाए। लेकिन आप अब अगर इसकी तारीख देखेंगे कि मुगल सल्तनत कब तक रही, तो आप देखेंगे 1857 उसमें डेट लिखी आती है, 1857 तक। 1526 से लेकर 1857 तक ठीक है मुगल हुकूमत रही हिंदुस्तान के अंदर। और इसमें से 15 साल निकाल दीजिए आप शेर शाह सूरी के। ठीक है। तो 1707 से लेकर 1857, जो तकरीबन 150 साल का ये पीरियड है, यहां क्या हुआ होगा? इनके बाद काफी ज्यादा बादशाह आए और जो रियासत उस वक्त औरंगजेब के टाइम में कश्मीर से लेकर बीदर कर्नाटक फैली हुई थी, वो धीरे धीरे खत्म होने लगी। और जो इलाकाई जो गवर्नर थे वो अपनी हुक्मरानी, अपना दावा पेश करने लगे। मैं एक बार आपको इनकी पूरी लिस्ट दिखाता हूं। ये देखिए यहां दी गई है इनकी दारुल हुकूमत कैपिटल, कौन सा शहर कब कब इनकी राजधानी रहा। आगरा 1526 से 1530 बाबर के टाइम में, ठीक है, 1560 से 1571 और फिर 1598 से 1648। दिल्ली 1530 से 1540, जो आपका टाइम पीरियड था हुमायूं का। हुमायूं ने दिल्ली को यहां दारुल हुकूमत बना ली थी। और 1639 से लेकर, यानी आपका औरंगजेब से पहले शाहजहां, ठीक है, शाहजहां यहीं दारुल हुकूमत थी शाहजहां की भी, दिल्ली में ही। और 1857 लास्ट तक बहादुर शाह जफर तक वो दिल्ली ही दारुल हुकूमत रही। और बहादुर शाह जफर को यहीं दिल्ली के लाल किले से अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया था। तो 1857 तक दिल्ली यहां रही। लेकिन इस दौरान 1571 से 1585 में कुछ टाइम के लिए फतेहपुर सीकरी और लाहौर भी दारुल हुकूमत रही। ठीक है। तो ये 4 शहर हैं इंपॉर्टेंट, आगरा, दिल्ली, फतेहपुर सीकरी और लाहौर। यहां कुछ हिस्टोरिकल वो दी गए हैं। बैटल ऑफ पानीपत 21 अप्रैल 1526, जो आपने पढ़ा पहले भी, पानीपत की पहली लड़ाई। दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556, ठीक है। और इसके बाद की जो लड़ाई हुई है मुगल और अफगान के बीच में, ये आप देख सकते हैं, इनके टाइम पीरियड भी लिखा गया है। मैं आपको दिखाना चाह रहा था यहां, एक मिनट, लिस्ट ऑफ मुगल एम्परर्स, ये देखिए, दिख रहा है आपको? पढ़ने में आ रहा है? ये ज्यादा छोटा हो गया। बाबर,
ये देखिए कितनी लंबी लिस्ट है। बाबर आते हैं 1526 में, पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, ठीक है, और इनकी डेथ हो जाती है 1530 में। फिर आते हैं इनके बेटे हुमायूं, पूरा नाम ये रहा नसीरुद्दीन मोहम्मद, और इनकी डेथ होती है 1556 दिल्ली में, ठीक है। फिर आते हैं अकबर, पूरा नाम है, इनके टाइम पीरियड आप लिख सकते हैं, पूरा नाम है इनका जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। ये इनका टाइम पीरियड दिया गया है, देखिए 1526 से 1530 बाबर रहे, फिर रहे हुमायूं, 1530 से 1540, और फिर 1555 में वापस आए, 1555 से 1556। ये है इनका टाइम पीरियड हुमायूं का, ठीक है। और इसके बाद आते हैं अकबर, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, 11 फरवरी 1556 से 1605। ये देखिए इनके टाइम में ही, अकबर के टाइम में ही इतनी सल्तनत जो मुगल हुकूमत थी वो क्यों फैली? 49 ईयर्स 9 मंथ्स, तकरीबन 50 साल हुकूमत की थी यहाँ अकबर ने। मैंने बोला था ना 13 साल की उम्र में ही ये बन चुके थे बादशाह। तो तकरीबन यहाँ 49-50 साल इनकी हुकूमत रही, और 1605 में इनकी डेथ हो जाती है आगरा में ही। इसके बाद आते हैं जहांगीर, पूरा नाम है नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर, और 1605 से 1627 तकरीबन 20-21 साल, ठीक है, इनकी हुकूमत रहती है। इसके बाद आते हैं जहांगीर के बेटे शाहजहां, और पूरा नाम है इनका शहाबुद्दीन मोहम्मद, और इनकी हुकूमत रहती है 1628 से 1658, 30 साल। इसके बाद आते हैं औरंगजेब, मुहीउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब, इनकी भी 48 साल रहती है, 1658 से लेकर 1707 तक, यानी 48 साल इनकी हुकूमत रहती है। तो आपने दो बड़े यहां हुक्मरान देखे जिनकी सबसे ज्यादा टाइम पीरियड तक हुकूमत रही, सबसे ज्यादा अकबर 49 साल, फिर आते हैं औरंगजेब 48 साल, और इन्हीं दोनों के टाइम पीरियड में सबसे ज्यादा तोसी होती है मुगल हुकूमत में या मुगल सल्तनत में, ठीक है। औरंगजेब के बाद आते हैं आजम शाह। देखिए आपने यहां तक पढ़ा था 1707 तक, यहां तक दिया गया था आपकी किताब के अंदर। तो यही 2, 4 और 2, 6 बादशाह जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, और काफी लंबे टाइम पीरियड तक ये राजा बने रहे थे, ठीक है। इसके बाद आप देखिए औरंगजेब के बाद आते हैं आजम शाह, 1707 से कुछ महीने तक रहे ये, ठीक है, 20 जून 1707, उसके बाद इनका इंतकाल हो जाता है। फिर आते हैं बहादुर शाह, 4 साल रहे। जहांदर शाह ये 1 साल रहे तकरीबन। फर्रुख सियार 6 साल। रफ़ीउद्दराजात 98 दिन, कुछ दिन के लिए रहे, काफी ज्यादा यहाँ वो हो चुकी थी। शाहजहां सेकंड 105 दिन सिर्फ। फिर आते हैं मोहम्मद शाह 28 साल, इनका काफी लंबा पीरियड रहता है यहाँ मोहम्मद शाह का, ठीक है। फिर रहते हैं अहमद शाह बहादुर 6 साल। आलमगीर सेकंड 5 साल। शाहजहां थर्ड 282 दिन। शाह आलम सेकंड 27 साल। शाहजहां फोर्थ 83 दिन। शाह आलम सेकंड ये आते हैं आपका 18 साल, 1806 तक। तो एक बार अगर हम यहां देखें तो इस टाइम पीरियड में, बल्कि हम देखें जहांगीर जो पहला जो अंग्रेज आया था, यूरोपियन यहां आए थे इंडिया में यहां बिजनेस करने के लिए, वो जहांगीर के दरबार में आए थे, ठीक है। वहां उनको इजाजत मिल चुकी थी कि आप यहां बिजनेस कर सकते हैं इंडिया में। उसके बाद यहां अंग्रेजों का आना शुरू हो गया था, और ये जो टाइम पीरियड आप देख रहे हैं ना 1713, 1719, ये सब ये मतलब यहां नाम के राजा थे ये, लेकिन हुकूमत तकरीबन अंग्रेजों की यहां हो चुकी थी। और लास्ट में अगर हम देखें, सबसे लास्ट में जब आते हैं बहादुर शाह जफर सेकंड, इनका जो ये राजा रहे 19 साल 360 दिन तक बादशाह रहे, 1857, लेकिन इनकी मौत होती है 1862 में, ठीक है। 1857 में यहां पूरी तरह से अंग्रेजों की हुकूमत हो जाती है, जब बहादुर शाह सेकंड को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इससे पहले हम कह सकते हैं कंपनी की हुकूमत थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की, ठीक है। वो भी हम आगे पढ़ेंगे कि अंग्रेज किस तरह से आए और किस तरह से अपनी हुकूमत यहां कायम की थी। लेकिन उस वक्त में कंपनी की हुकूमत चल रही थी, इधर एक बादशाह भी हुआ करता था।
लेकिन 1857 के बाद यहाँ बादशाह ख़त्म कर दी गई और बाकायदा अंग्रेज़ों का यहाँ इक़्तिदार हो गया, और बाकायदा रानी के जो राजा था, इंग्लैंड का राजा था, उसके नाम से यहाँ आदेश आते थे कि किस तरह से हुकूमत चलानी है। तो आपने देखा तकरीबन 20 बादशाह हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इस मुगल पीरियड में किस तरह के तसादुम हुए और किस तरह के चैलेंजेस सामने आए। वो आपने उसमें भी देख लिए हैं, एक बार आप इसको पढ़ सकते हैं। जो लास्ट वाला आपका दे रखा है इसमें पैराग्राफ, लास्ट टॉपिक जो है तसादुम और गुफ्त शनीद, ये आपने सब पढ़े हैं। राजपूतों से किस तरह से लड़ाई हुई थी ये भी आपने पढ़ा राजस्थान में। ठीक है, और फिर आपने इसमें देखा था दक्कन की पॉलिसी किस तरह से अकबर ने बढ़ाई थी, और उसके बाद औरंगजेब ने उसी को कायम किया था। एक बार इसको आप अगर पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। तकरीबन यहाँ आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अगर आपका किसी का कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। जी, मराठा एम्पायर आप एक बार पढ़ लीजिए। इसी दौरान दक्कन में जब मुगल्स थे तो एक साइड मराठा एम्पायर भी था, और ये कभी क्या करते थे, कभी मुगलों को हरा देते थे, कभी मुगल इनको हरा देते थे। तो ऐसा ही इनका खेल चलता रहता था। कभी इनकी हुकूमत, इनकी ज़्यादा पावर हो जाती थी, कभी मुगलों की ज़्यादा हो जाती थी। एक बार मराठा वाला देख लेते हैं। 17वीं सदी के वस्त में शिवाजी की ज़ेर क़यादत दक्कन में जो शिवाजी थे, इनके दौर में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हुई थी मराठा एम्पायर 17वीं सदी में। ठीक है, यानी 1600 कुछ में। और इन्होंने जब ज़बरदस्त कुव्वत इन्हें मिली तो मुग़ल इक़्तिदार के लिए चैलेंज की शुरुआत की। पहले मुग़ल इक़्तिदार को मान रहे थे, उन्हीं के अंडर काम कर रहे थे, लेकिन जब पावर आ जाती है आदमी के पास तो वो सर उठाता है। ठीक है, चैलेंज किया। शिवाजी ने 1656 में अपने हमले शुरू किए और जावल की एक छोटी सी रियासत पर कब्जा कर लिया। इसके बाद बीजापुर इलाके पर हमला किया, जो किसके अंडर था, मुग़ल के अंडर। 1659 में बीजापुर के सुल्तान जनरल अफजल खान को शिवाजी के पकड़ने के लिए भेजा गया। ये काफ़ी अच्छा इनका एक हिस्ट्री में वाक़या पढ़ाया जाता है, अफजल खान का और शिवाजी का। ठीक है, वहाँ किस तरह से हथियार छुपा कर लाते हैं और वहाँ क्या करते हैं, अफजल खान को मार देते हैं। कौन, शिवाजी। अफजल खान को भेजा गया शिवाजी को पकड़ने के लिए, लेकिन शिवाजी अफजल खान के लिए बहुत चालाक साबित हुआ और उसे मार डाला। 1662 में बीजापुर के सुल्तान ने शिवाजी के साथ मुआहदा किया और मफ्तूहा इलाकों के एक आज़ाद हुक्मरान के तौर पर तस्लीम किया। ठीक है, शिवाजी ने मुगल इलाकों में तबाही मचानी शुरू कर दी। औरंगजेब ने दक्कन के वॉइस रॉय शाइस्ता खान को एक बहुत बड़ी फौज के साथ शिवाजी के खिलाफ भेजा और दोनों के दरमियान पुरिंदर 1665 के मुआहदे पर दस्तखत किए गए। शिवाजी के ज़ेर इक़्तिदार 35 किले में से 23 किले मुगलों को सौंपने पर मुत्तफिक हुआ। बाकी 12 किले शिवाजी के पास छोड़ दिए गए। ठीक है, कितने किले ले लिए गए, 35 में से 23। 12 किले जिनकी आमदनी 1 लाख हून। हून क्या है, एक करेंसी है उस वक्त की। शिवाजी से कहा गया कि वो आगरा मुगल दरबार में हाजिरी दे, लेकिन शिवाजी वहां गया तो उसके साथ खराब रवैया अपनाया गया और उसके साथ एक कैदी जैसा सुलूक किया गया। वो वहां से फरार होने में कामयाब हुआ। 1666 में रायगढ़ पहुंचा। उसके बाद उसने मुगलों के खिलाफ सख्त तरीन जद्दोजहद की। जल्दी उसने सारे किलों पर फतेह हासिल कर ली और ये वही किले थे जो मुगलों को सौंपे थे। और 1670 में सूरत में दोबारा लूटपाट शुरू की। 74 में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया और अपनी ताजपोशी का जश्न मनाया और छत्रपति का लक़ब इख्तियार किया। कौन सा लक़ब इख्तियार किया, छत्रपति। कब, रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाकर 1674 में। तो इनका जो पूरा नाम लिया जाता है छत्रपति शिवाजी। आप मराठा में साउथ में जाएंगे, बॉम्बे साइड, जो आपका बॉम्बे का जो रेलवे स्टेशन है वो भी इन्हीं के नाम पे है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। बॉम्बे का जो रेलवे स्टेशन आपने देखा होगा। ठीक है, छत्रपति क्या थी, इनकी एक उपाधि थी, एक लक़ब था। ठीक है,
और 6 साल के हुक्मरानी के बाद 1680 में रायगढ़ में इसकी वफात होती है। इसके मुख्तसर से वक्फे में मराठा मुमलिकत की बुनियाद डाली, जिसने 150 साल तक मगरबी हिंदुस्तान पर गलबा इख्तियार किया। किसने? मराठा हुकूमत ने। इनके बेटे थे संभाजी महाराज, ठीक है। और फिर वही इनके भी खानदान में वही रस्साकशी शुरू हो गई। कुछ अमीर उनके साथ नहीं थे, दूसरे बेटे राजाराम के साथ थे। अंदरूनी कशाकश मराठा इख्तियार कमजोर किया और संभाजी को पकड़ लिया। 1689 में औरंगजेब के जरिए मार दिया गया संभाजी को। बाद राजाराम जानशीन हुआ क्योंकि उसका बेटा अभी नौम्र था। राजाराम की मौत 1700 में होती है। उसके बाद उसका नाबालिग बेटा शिवाजी थर्ड अपनी मां ताराबाई की विलायत में गद्दी पर बैठा। तो इस तरह से ये आप देखते हैं मुगल मराठों को दो हरीफ कैंपों में तकसीम करने में कामयाब हुए। एक ताराबाई के मातहत, दूसरा संभाजी के बेटे साहू के ज़ेर क़यादत। साहू जो काफ़ी अरसे तक मुगल दरबार में था, आज़ाद कर दिया गया। वो बालाजी विश्वनाथ के नाम के एक चित पावन ब्राह्मण की मदद से ताराबाई के माजूल करने में कामयाब रहा। तो वही मराठा जो साम्राज्य है उसमें भी यही चीज़ें चलती रही शिवाजी, छत्रपति शिवाजी के बाद। यहाँ आपको एरिया दिखाया गया है जो महाराष्ट्र है उसका। ये देखिए, ये जो बॉर्डर दिखाया गया है आपको, ये है आज का महाराष्ट्र, ठीक है। और ये जो एरिया है उस वक्त जो मराठा एम्पायर थी शिवाजी के अंडर, इस इलाके में शिवाजी का कब्जा था। गोवा नहीं है इसमें, गोवा अलग है, ठीक है। इस इलाके में शिवाजी की हुकूमत थी। और कुछ ये इलाके हैं जैसे कोपल है, बल्लारी है, बेंगलोर, सीरा और वेल्लोर। साउथ में आए तो यहाँ तंजौर के कुछ इलाके, ये भी मराठा एम्पायर के अंडर थे, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम नया चैप्टर शुरू करेंगे मुगल हुकूमत के बाद। यहां किसी का कोई सवाल? जी।